जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क अरोरा बायोलॉजी। और यार, अपन लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स 9th क्लास का। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है? बेसिकली मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सर फिजिक्स में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप फिजिक्स को ला सकते हैं? तो यार मैं फिजिक्स लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, और यार फिजिक्स में हम लोग वन बाय वन सारे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी लेक्चर आते रहेंगे और साथ में आपसे फिजिक्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 9th का तो कंप्लीट साइंस आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अपने चैनल पे। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले अपन जानते हैं फिजिक्स क्या है। तो बेसिकली फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन लोग मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है ना। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है जो कि मैटर से डील करती है ना, और एनर्जी से डील करती है। फिजिक्स में भी सब ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, बट मेन जो फिजिक्स है उसमें हम लोग किन की स्टडी करेंगे? मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज की। मैटर की स्टडी करेंगे और एनर्जी की प्रॉपर्टीज की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ब्रांच अभी अपन लोग, अब फिजिक्स के अंदर भी सब ब्रांचेस है, मैंने अभी बताया आपको। तो जो ब्रांच अपन लोग अभी स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन, वो ब्रांच होगी मैकेनिक्स। क्या होगी? मैकेनिक्स। ठीक है ना, MECHANICS। ठीक है ना, मैकेनिक्स। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहां जहां पे मुझे जो जो एक्स्ट्रा चीजें बतानी होंगी आपको, मैं वो सारी बताता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट्स ना बचे और सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 मोशन आपके सामने प्रस्तुत है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। बेसिकली हम लोग को एवरीडे लाइफ में रोज के रोज अपन लोग क्या देखते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट अपने को रेस्ट में दिखते हैं, रेस्ट पर दिखते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखते हैं। जैसे बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो करता है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, एंड कार मूव। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको मूव करते हुए दिखते हैं, आपको चिड़िया उड़ती हुई पक्का ही देखी होगी, है ना। कभी आप तालाब के पास गए होंगे या कोई ऐसी सुंदर जगह गए होंगे, एक्वेरियम भी देखा होगा आपने, तो फिश क्या दिखती है आपको? स्विम करते हुए दिखती है। जो ब्लड है, आप सबको पता है कि अपनी बॉडी में लगातार ब्लड क्या है? फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, बह रहा है। ठीक है, बह रहा नहीं है मतलब बह रहा है। ठीक है, अच्छा, और कार्स भी मूव करती हैं। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ देखें, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप जानते हो कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। बेसिकली जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, और साथ में कई सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टार भी मूव कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को बेसिकली हम यहाँ पर जो हमारी 9th क्लास में, उसमें अपन नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, ये बहुत हायर फिजिक्स का पार्ट है, डेट इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ रहे हैं हम बात को? ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में अपन एटम्स और मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, और 9th क्लास में नहीं है, काफी हायर क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। बेसिकली अगर हम बोलें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा होगा? हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? अगर उसकी पोजीशन चेंज हो, किसके साथ में? टाइम के साथ में। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ में क्या हो? चेंज हो। ठीक है ना यार, समझ रहे हो? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये बताओ उसकी पोजीशन टाइम के, ये पता कर लो कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है ना, अगर हो रही है इसका मतलब क्या है? वो मूव कर रहा है। समझ रहे हो बात को? हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर मोशन इज inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of the trees. बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि अब जैसे मान लो कोई कार मूव कर रही थी, तो मान लो कार जो है एक 100 मीटर के ट्रैक पर मूव कर रही है। क्या कर रही है? 100 मीटर के ट्रैक पर मूव कर रही है। तो जब आपने देखा, जब 1 सेकंड बीता, कार जब जीरो आपने अपनी घड़ी निकाली, स्टॉप वॉच निकाली, ठीक है, बेसिकली देखा जब जीरो में था, तब कार जो था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, मतलब डिस्टेंस बाद में बात करेंगे, बट ये समझो कि कार की जो पोजीशन थी वो कहाँ थी? जीरो पर ही थी। ठीक है ना, कार ने 1 भी मीटर कवर नहीं किया था। फिर आपने स्टॉप वॉच देखी अपनी, जब 1 सेकंड हुआ तब कार कहाँ पहुंच चुकी थी? 1 मीटर पे पहुंच चुकी थी। कहाँ पहुंच चुकी थी? 1 मीटर पे पहुंच चुकी थी। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। लेकिन जब 1 सेकंड हुआ, जब टाइम इक्वल टू 1 सेकंड देखा आपने अपनी स्टॉप वॉच में, तब कार किधर चली? किस
पोजीशन पे पहुंच चुकी थी, 1 मीटर पे पहुंच चुकी थी। उसके बाद जब आपने देखा टाइम हुआ 2 सेकंड, कितना हुआ 2 सेकंड, तब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 मीटर। समझ गए। जब आपने देखा टाइम हुआ 3 सेकंड स्टॉप वॉच में, तब कार कहाँ तक पहुंच चुकी थी, तीसरे मीटर पर। समझ गए। और ऐसे ही जब आप टाइम नोट करोगे 100 सेकंड पर, तो कार जिस तरीके से अभी अपने को दिख रहा है ये सीन यहाँ पर, जिस तरीके से कार चल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जब 100 सेकंड होंगे तब जो कार है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, 100 मीटर ट्रेवल कर चुकी होगी। तो टाइम के साथ साथ कार की पोजीशन बदल रही है या नहीं, तो आंसर है बदल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कार काय में है, मोशन में। कार काय में है, मोशन में। तो यार कार जो है वो तो हमको दिखती है, बट जो हवा है वो हमको नहीं दिखती। तो अपन लोग इनडायरेक्टली पता लगाते हैं कि हवा जो है वो भी क्या कर रही है, बह रही है। ठीक है। अब कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, जब भी कोई चीज हिलेगी, ठीक है, कोई चीज उड़ेगी, जैसे बेसिकली अगर डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए हमको दिखाई देंगे, तो डस्ट पार्टिकल अपने आप से तो कोई चमत्कार होगा नहीं कि उड़ेंगे। तो उनके मूव करने का रीजन क्या है, एयर है। समझ गए बात को। तो इनडायरेक्टली हमने पता लगा, अच्छा डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब क्या चल रही है, क्या मूव कर रही है, एयर। समझ गए बात को। उसके बाद जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलती हैं, साथ में हमारे बाल भी उड़ते हैं, तो हम समझ जाते हैं ना कि इनके मूवमेंट से कि क्या बेसिकली मूव हो रहा है, एयर। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज सनसेट चेंजिंग ऑफ सीजन। बेसिकली लगातार जो अर्थ का मूवमेंट है ना, अर्थ का मूवमेंट है, हमारे प्लेनेट का मूवमेंट है, प्लेनेट अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, ठीक है, उसी के कारण सनराइज होता है, सनसेट होता है, सीजन का चेंज होता है। ठीक है। सीजन का चेंज हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी में, है ना। जैसे ना क्या है, जो हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब वहां पे अपन एक चीज पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ। ठीक है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ यहाँ पे कि अपन लोग, एक लॉ होता है कैपलर्स लॉ, वो जब अपन ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पहुंचेंगे, तब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अपन बोलते हैं कि सन है, क्या है यहाँ पर, सन। एक मिनट रुको, मैं सन को थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है। क्या है यहाँ पर, सन है। ठीक है, ये अपना क्या है, सन। ठीक है। और ना इस पे लगातार क्या मूव कर रहा है बेसिकली, और ये क्या है, ऑर्बिट। आपको मालूम है जो प्लेनेट है वो ऑर्बिट से मूव करते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, अर्थ है, ये इसके लगातार ऐसे ऐसे एक फिक्स ऑर्बिट में, यहाँ थोड़ा सा खराब हो गया, बट एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, लगातार चक्कर काट रहा है। तो आप लोगों को एक चीज बेसिकली ये दिख रही होगी कि जब सन से, जब यहाँ पर अर्थ है, जब यहाँ पर अर्थ है, तो बेसिकली अर्थ सन के पास है कि नहीं। और यहाँ की अगर बात करोगे, यहाँ पे जब अर्थ पहुंचेगा, यहाँ पर जब अर्थ पहुंचेगा, मान लो अर्थ ट्रेवल करते करते यहाँ पर पहुंच गया, तब सन से क्या हो गया, इसकी दूरी बढ़ गई। तो इसी दूरी के कारण क्या आता है, सीजन्स में चेंज आते हैं। आ रही है बात समझ, ठीक है ना। चलो ये सब कुछ अपन डिटेल में कैपलर्स लॉ में, कैपलर्स लॉ के बारे में, और ये सब कुछ ग्रेविटेशन के बारे में अपन ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में जानेंगे। बट मेरे को बस आपको यहाँ ये बताना था कि सीजन्स में चेंज कैसे आता है, तो वो मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण आता है। आ रही है ना बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, it is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? अगर ऐसा है तो यार हम क्यों नहीं घूम रहे। सिंपल सी बात है, अगर धरती घूम रही है, अगर धरती लगातार, देखो अपने को मालूम है कि जो धरती है वो लगातार अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी लगातार रोटेट कर रही है, और साथ में सन के भी चक्कर काट रही है। तो यार अपन लोगों को चक्कर क्यों नहीं आते, और अपने को क्यों नहीं समझ आता कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम अर्थ को अर्थ से देख रहे हैं। बेसिकली मतलब अगर तुम जो बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी मूव कर रही है, मान लो अगर तुम एक बस में भी बैठे हुए हो, ठीक है, अगर बस चल रही होगी ना, तो दूसरा जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, बस के जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, उसको बस चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको क्या लगेगा कि बस क्या है, खड़ी हुई है, क्योंकि वो मूव डायरेक्टली नहीं कर रहा। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। उसके आसपास के सारे ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, स्टेशनरी है, मतलब रुके हुए हैं। आ रही है बात समझ। एन ऑब्जेक्ट में बी अपियर और टू बी मूविंग फॉर अ पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ठीक है ना। बेसिकली एक के लिए, जैसे अभी बस का एग्जांपल लिया, ठीक है, वैसे ही आप अर्थ का भी ले सकते हो कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है। अगर तुम किसी दूसरे प्लेनेट से खड़े होकर देखोगे ना अर्थ को, या स्पेस से देखोगे अर्थ को, तो तुमको वो मूव करती हुई दिखेगी। बट अर्थ पे ही खड़े होकर तुम अर्थ को तो देख नहीं सकते खैर बाहर से, तो तुमको कैसी लगेगी, वो स्टेशनरी लगेगी। समझ रहे हो बात को। वैसे ही बस के अंदर बैठ के बस को देखोगे, अंदर अंदर देखोगे, तो बस तुम्हें मूव करती हुई नहीं देखेगी, और वहीं तुम नीचे बैठ कर किसी बस को जाते हुए देखोगे तो तुमको मूव करती हुई दिखेगी। ठीक है ना।
समझ रहे हो? तो बेसिकली एक पर्सन के लिए बस स्टेशनरी हो सकती है और दूसरे के लिए क्या हो सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, जो बस के अंदर बैठा है उसके लिए क्या है, स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, और जो बाहर से देख रहा है उसके लिए क्या हो रही है, वो मूव कर रही है, उसको मूव करके दिखा रही है। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपियर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। बेसिकली क्या होता है, अगर अपन अब दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो अंदर बैठा हुआ है उसको बस मूव करती हुई नहीं दिखेगी, बट अगर वो बाहर झांकेगा और एक पेड़ दिखा उसको, तो वो ये देखेगा कि समय के साथ पेड़ क्या हुआ, पीछे छूट गया, तो उसे ये लगेगा कि क्या हो रही है, पेड़ क्या हो रहा था, मूव कर रहा है, या फिर रोड क्या हो रही है, मूव कर रही है। समझ रहे हो बात को? आ रही है बात समझ? ठीक है ना। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलोंग विद द पैसेंजर आर मूविंग, यानी पैसेंजर और बस दोनों ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, अभी बात हुई ना, मान लो कि तुम, ये हमारी रोड है, ठीक है ना, ये हमारी रोड है, और तुम यहाँ पर खड़े होकर इस प्यारी सी बस को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये तुमको कैसी दिखेगी, यहाँ से चलती हुई दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तुमने अपनी अपने मस्त मस्त दो नैनों से इस बस को देखा, तो बेसिकली बस कैसी दिखेगी, मूव करती हुई दिखेगी, दिखेगी ना। अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी स्ट्रेस, और जो इस बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बाकी के सारे पैसेंजर्स जो दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, रेस्ट पर दिखेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर सारे पैसेंजर्स, ठीक है। और ये जो पर्सन है इसको बस के साथ साथ जो अंदर सारे पैसेंजर है वो भी कैसे देखेंगे, मूव करते हुए देखेंगे। आ रही है बात समझ? व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? बेसिकली ना क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ता है। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बेसिकली रेफरेंस का मतलब ये भी कह सकते हो की रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली तुम ये पर्सन देखेगा अगर, तो इसको मूव करते हुए देखेगी, ठीक है ना, बस भी मूव करते हुए, पैसेंजर भी देखेंगे, वो मूव करते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ से जो अंदर से बाहर देखेगा उसको ये लगेगा कि बस वहीं खड़ी हुई है, लेकिन बाहर की चीजें क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं पीछे की तरफ। ठीक है, और इसको अंदर वाले सारे पैसेंजर भी कैसे देख रहे थे, मूव करते हुए देख रहे थे। बट इसको जो अंदर खुद बैठा हुआ है, जो अंदर खुद बैठा हुआ है उसको वो सारे भी कैसे दिखेंगे, रेस्ट पर दिखेंगे। समझ गए बात को? हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और यही इंडिकेट करता है कि क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है, जो आदमी अंदर बैठा है। समझ रहे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बस की केस में बात करें तो, ठीक है ना। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and a few others may vibrate। ठीक है, क्या होता है, जो मोशन है ना वो अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके का होता है। कैसे? कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकते हैं, वो सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकते हैं, वो रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी ही ये मान लो उनकी एक्सिस है उस पर क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं। अगर ये बोलोगे सर ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों ने भौरा देखा है? भौरा, भौरा यानी लट्टू, नाम तो सुना ही होगा, लट्टू। ठीक है, लट्टू। तो बेसिकली लट्टू कैसा दिखता है हमको, इसको टॉप व्यू बोलते हैं ना, यहाँ से ऐसा नीचे से थोड़ा सा पॉइंटेड, यार थोड़ा सा रुको, यहाँ से बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है अपन को, ऐसा हार्ट सा शेप का रहता है, लिटिल बिट ऑफ हार्ट शेप, और नीचे से ऐसा एक स्टील का या बेसिकली किसी भी मेटल का एक ऐसा निकला हुआ रहता है। और बेसिकली लट्टू घूमता कैसा है, अपने ही एक्सिस पर, बेसिकली इसी के अराउंड लगातार क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? है ना? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे। अच्छा, और दूसरी चीज तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी ना, क्या देखा होगा, बेसिकली पहले बेब्लेड वगैरह आता था, तो बेब्लेड वगैरह जब खेलते थे तो बेब्लेड को जब लॉन्च करते थे, ठीक है, तो भी जो बेब्लेड था वो क्या करता था, अपनी ही एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट करता हुआ हमको दिखता है। ठीक है, समझ गए बात को? नहीं तो अगर तुम लोगों ने अच्छा, कुछ बच्चे रहते हैं क्लास में बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी उंगली पर मान लो ये उनकी फिंगर है, हाँ बोलोगे सर ऐसी फिंगर होती है, बड़ी अजीब है, हाँ तो बड़ी अजीब सी है। इस पर वो लोग बुक को ऐसे घुमाते रहते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसे 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 लगातार घुमाते रहते हैं। घुमा सकते हैं कि नहीं, मेरे अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। या फिर उंगली नहीं तो कुछ बच्चों से में ये टैलेंट नहीं होता, इस टैलेंट की कमी होती है, पर बुक तो घुमानी है, ठीक है ना भाई साहब। तो वो लोग क्या करते हैं, इस बुक के नीचे या इस रजिस्टर की कॉपी के नीचे क्या लगा लेते हैं, राउंडर। क्या लगा लेते हैं,
राउंडर, ठीक है ना, वो जिससे गोला बनाया जाता है ज्योमेट्री वाला, तो वो क्या हो रहता है, वो आगे से ऐसा पॉइंटेड रहता है, तो वो पॉइंटेड जो रहता है वो इस बुक में फंस जाता है इस तरीके से, और ये बुक अब भी क्या होती है, घूमती हुई, अगर घुमाओगे उसको लगातार तो भी घूमती हुई तुमको दिखेगी, हालांकि बुक में छेद हो जाएगा बट घूमेगी कि नहीं। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, लगातार रोटेट। इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, रोटेशन। क्या कहलाता है, रोटेशन। समझ गए बात को, मेरे ख्याल से समझ आया होगा, ठीक है ना। अच्छा, एंड ये अपनी एक्सेस की बात बता रहा हूं मैं, बाकी अलग अलग भी, जैसे एक बॉल है, बॉल, ठीक है ना, अगर ये बॉल यहां से यहाँ घूम जाए, यहां से यहाँ ऐसे घूम जाए, अरे बॉल को तुम रोल करते हो ना, ठीक है, तो वो भी कैसी है, रोलिंग मोशन में, ठीक है ना, रोल करती हुई नीचे जा रही है। सिलेंडर भी ऐसे ही घूमता है, ठीक है। चलो अच्छा वो सब छोड़ो, ठीक है। अ फ्यू में वाइब्रेट, ठीक है, अब वाइब्रेट भी करते हैं कुछ, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करते हैं। अगर तुम मान लो वो है, क्या है हमारा, ये बेसिकली यहाँ से वेव्स की बात छेड़ रहे हैं, ठीक है, वेव्स भी पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, साउंड वगैरह की, साउंड की बात करेंगे, ठीक है, और दूसरी वेव्स की बात करेंगे। तो यार वाइब्रेट, ठीक है। अच्छा, तुमने वेव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये देखा होगा कि जब तुम पानी में पत्थर को डालते हो, ऐसा मतलब दूर से फेंकते हो, तो पानी में ऐसे व्रिल्स बनते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे गोल 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 व्रिल्स बनते हैं, ठीक है ना, बेसिकली आ रही है ना, याद आ रहा है, इमेजिन किया पानी में दूर खड़े होकर पत्थर को फेंको, तो जहां पत्थर गिरता है उसके पास ऐसे दिखता है ना अपने को कि पानी की ऐसे ऐसा लगता है, पहले छोटा गोला है, फिर बड़ा गोला है, फिर और बड़ा गोला है, फिर और बड़ा गोला है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स थे, बेसिकली क्या हुए, एकदम से वाइब्रेट हुए, क्या हुए, वाइब्रेट हुए। समझ गए बात को, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे अपन वेव्स वाले चैप्टर में, साउंड जो है बेसिकली उसमें वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ना है हमको, तो लेट्स नॉट गो इन डिटेल राइट नाउ हियर। अच्छा, देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, या फिर क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए बात को। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग मेनली यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। तो यार सबसे पहले हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए, तब तो अपन लोग और एडवांस की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यार इसीलिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ्स। बेसिकली कुछ इक्वेशंस, बेसिकली यहाँ पे हम कितनी इक्वेशन पढ़ने वाले, 3 इक्वेशंस पढ़ने वाले, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे, और कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू अपन मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ये ग्राफ क्या होता है। तो यार चलो मैं तुम लोगों को ग्राफ के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ अभी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जान जाओ। तो यार मैं एक सेकंड रुको, मैं ना वो खोलता हूँ यार, व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ, ठीक है, फिर समझाता हूँ। तो यार बेसिकली अब खुल चुका है आपके सामने व्हाइट बोर्ड। तो यार देखो, ग्राफ बेसिकली कुछ नहीं है, ग्राफ बस एक तरीका है डाटा रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, और साथ में ये बताने का कि एक चीज, बेसिकली वन क्वांटिटी या फिर वन थिंग कैसे दूसरी पर डिपेंड करती है, ठीक है। वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है, हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। अच्छा देखो, मेरी राइटिंग आपको भले ही थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, बट आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करना। मैंने क्या बोला, हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है ना। और ये काफी इफेक्टिव वे है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। बोलोगे सर फिजिक्स में इसका क्यों यूज करते हैं, तो बेसिकली यार इसका ये फायदा है कि अपन कम जगह में ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफ की एक इमेज देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखो, ग्राफ में क्या होता है, 2 एक्सिस होती है, ठीक है। यार इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, और अपने पास जो है लाइन ड्रॉ करने का टूल है। तो बेसिकली ये देखो, एक ये वाली एक्सेस एक ब्लू कलर से बना लेते हैं और एक रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ब्लू कलर से बना लेते हैं, एक रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये 2 एक्सेस रहती है, ठीक है। और हायर क्लास में आपको पता लगेगा 3 होती है, एक ऐसी पॉइंट आउटवर्ड भी होती है, ठीक है, एक बाहर की तरफ भी निकलती है। बट यहाँ पर अपन बेसिकली बात करते हैं 2 की। और इन 2 की खास बात क्या रहती है कि दोनों एक दूसरे से क्या रहती है, परपेंडिकुलर। क्या रहती है, परपेंडिकुलर। क्या रहती है, परपेंडिकुलर,
ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने सुना होगा कि ये वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, बोलते हैं ना यार, है ना, सुना ही होगा। और ऐसा देखो जरूरी नहीं है कि तुम इसको ही एक्स बोलो और इसको ही वाई बोलो, ठीक है। ये तो कन्वेंशनल तरीका है, यानी जो लेते आए हैं हम लोग जनरली और नॉर्मली, और हमें इतने समय से कन्वेंशनली इसी को एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। रियलिटी ये है कि बेसिकली दो एक्सिस, चाहे तुम इसको एक्स बोलो चाहे इसको वाई बोल दो, बेसिकली होना ये चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और जो तीसरी एक्सिस होती है ना, जो ऐसी बाहर निकल रही है, ठीक है, बेसिकली 3D की बात करते हैं अपन, ये तो 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, आ रही है बात समझ, ठीक है। तो 3D की बात जब करते हैं तब वहां पर एक एक्सिस और इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको अपन जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है, कि बात की बात है, तो यार बस ये बताना था कि 3D में जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और वो भी इसी के परपेंडिकुलर रहती है। अब बोलोगे सर उसको जेड बोलना जरूरी, तो मैंने अभी बताया नहीं, 3 एक्सिस होनी चाहिए बेसिकली, और यहाँ 2D की बात करने से 2 होनी चाहिए, और इन तीनों तीनों की बस एक कंडीशन है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। किसी को भी एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, पर कन्वेंशनली सेफली जो लिया जाता है हमेशा से, वो क्या लिया जाता है, लेटी वाली को एक्स बोलते हैं अपन, और जो खड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है ना। बेसिकली ये वाली को एक्स, सॉरी ये वाली को वाई और ये वाली को एक्स। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ का, इसको अपन किसी और कलर से, हाँ येलो से मार्क करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जहाँ ये दोनों एक्सिस मीट हो रही हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ठीक है ना। अच्छा, ट्रस्ट मी, ये आपको आगे जाके काफी काम में आएगा, इस चैप्टर में भी और आगे भी, ठीक है। समझने की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। और बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक्स पर जो ये पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है, और वाई पर ये पॉइंट कहाँ पर है। तो जो अपन प्रेजेंट बेसिकली क्या होता है, उस पॉइंट के क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट। यानी एक्स पे कितना चलोगे, कोऑर्डिनेट का को तुम बेसिक मतलब में ये समझ सकते हो यार। कोऑर्डिनेट मतलब बेसिकली जो पॉइंट है वो एक्स और वाई से कितना दूर है। तो ओरिजिन के लिए अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, अपन इस पॉइंट को दिखा लेते हैं यार इस कलर से। तो अगर इस ओरिजिन पे कोई पॉइंट है, मान लो ये ग्रीन कलर का ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0 और 0। तो इसीलिए अपन कोऑर्डिनेट जो होता है ओरिजिन का, ठीक है ना, ओरिजिन का वो क्या है, 0 और 0। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0 और 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है ना, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग, और यार स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से ही होती है ना, ऐसा भी बोलते हैं अपन। चलो ठीक है, तो यार एक सेकंड, इसको अंडू किया जाए और अपन इसको मिटाते हैं। हाँ, तो अब मैं तुमसे जैसे ना बोला कि ओरिजिन के लिए अगर मान लो ये क्लियर नहीं हो जो मैंने बोली बात, तो मैं बोलूँ कि एक्स और वाई पे अपन नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे नंबर क्या दिया, मालूम है 0, एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0, ठीक है। अब मान लिया अपन ने कोई पॉइंट है यहाँ, क्या है यहाँ पर, कोई दूसरा कलर ले लूं, ठीक है, तो अपन ले लेते हैं ब्लू कलर। तो मान लो ये वाला ब्लू लिया, ठीक है ना, कोई पॉइंट है यहाँ, और यहाँ पर एक्स से तुम कितना चले, मान लो 1, ठीक है, यहाँ पे कितना चले 2, यहाँ पे कितना चले 3, लेकिन तुमको यहाँ पर y पर भी कुछ चलना पड़ा क्या, तो आंसर है नहीं। तो इस वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, वो होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो अपन लोग सीधे सीधे यहाँ से 1 और 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये 2 है, तो इसका मतलब तुम x पे कितना चल रहे हो बेटा, 2, ठीक है, और y पे कितना चल रहे हो, 0। तो बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है, 2 और 0। और यही बात करें हम 3 की, तो यहाँ पर जो x चले कितना 3 और y कितना चले 0, ठीक है ना। ये बात समझ गए, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए तो। अच्छा, अब एक चीज और, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये नीचे 1 2 3 है, वैसे ही अब अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। एक और चीज, मतलब क्या है ना, जो यहाँ नंबर ले रहे हो और यहाँ नंबर ले रहे हो, उनका डिफरेंस एक होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए बात को। यानी अगर तुम यहाँ 10 लेते तो यहाँ 2 नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ 11 हो सकता है, यहाँ 12 हो सकता है। तो अगर मान लो यहाँ 11 है, तो यहाँ पक्का ही क्या होना चाहिए, 12। समझ गए बात को, मतलब इन पॉइंट मतलब डिवीजन जो है, ठीक है, वो क्या लेते हैं अपन, यूनिफॉर्म लेते हैं,
ठीक है ना, यूनिफॉर्म लेते हैं। भले ही अपन ने एक एक का डिफरेंस ले लिया, चाहो तो तुम 10-10 का भी ले सकते थे, ठीक है। मान लो 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। मान लो ये था 0 से 10, ठीक है। तो फिर इसका मतलब 10 के बाद 10-10 का डिफरेंस ले लो तो यहाँ 20, फिर 20 के बाद यहाँ पर 30, फिर यहाँ पे 40, ठीक है। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, फिर 10, 20, 30। समझ गए, एग्जाम्पल के तौर पे। और जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे 10, 20, 30 ले रहे हो या 40 ले रहे हो तो यहाँ पे भी सेम लेना पड़े, ठीक है। बट कन्वेंशनली अपन सेम ही लेते हैं, बट यहाँ पर अलग अलग अपन ले सकते हैं। क्योंकि जब तुम देखोगे कि कोई जैसे अपन लोग अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पढ़ेंगे तो टाइम नीचे होगा, तो हो सकता है कि बॉडी जो है वो 1 सेकंड में 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर मूव कर रही है, 2 सेकंड में 20 सेंटीमीटर मूव कर रही है। समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली वहां पर तो बोलोगे कि सर आपने बताया था यहाँ 10-20 तो यहाँ 30-40, तो यहाँ पे भी वैसे लेना, तो नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम एक एक्सेस की बात करें, जैसे एक्स की बात करें, तो यहाँ यूनिफॉर्म लेना जरूरी है। वाई की बात करें तो वाई में भी यूनिफॉर्म लेना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यार चलो अब अपन बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसमें हम लोगों को एक्स में भी चलना पड़े कुछ दूरी और वाई में भी चलना पड़े। मान लो पॉइंट है यहाँ, कहाँ, यहाँ। तो बेसिकली तुमने देखा, तुम तो बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जिस पॉइंट पर एक्स एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की तरफ क्या खींच देंगे, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। या इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। समझ रहे हो बात को, है ना। इस पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं यार, कोई ढंग का कलर ब्राउन ब्लैक, ठीक है ना, तो ये कलर ज्यादा सही है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो अपने देखा इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर खींच के देखी तो ये कितने पे आई, एक्स में आया 20 पे, ठीक है। अब y की तरफ खींच के देखी तो कितने पे आया, उस पे भी कहां पर आया, 20 पे। तो y, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 20 और 20। ये समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या जो मैंने अभी तक नहीं बताई आपको, आप भी सोच रहे होगे, हो सकता है अगर आपने पहले कभी ग्राफ के बारे में जाना ही होगा यार, ठीक है। वो ये कि जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वहां पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, राइट हैंड साइड क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आते हैं हमारे, नेगेटिव नंबर्स, क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर। समझ गए बात को, वी लिखता हूं यहाँ पे, नेगेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे 10 है ना, +10 है बेसिकली, है ना, 10 के आगे कुछ साइन नहीं लगा मतलब +10 है। यहाँ पे क्या आएगा, -10, -10। यहाँ पे और पीछे जाओगे तो बेसिकली यहाँ तो बढ़ोगे तो -20, और जाओगे तो -30 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ गए बात को। और सेम यहाँ ऊपर है ना +10, तो नीचे क्या होगा, -10, देन क्या होगा, -20, देन क्या होगा, -30। ये बात क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ग्राफ समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यार चलो, बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दिया है ग्राफ का। अब अपन आगे चलते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या दिया हुआ है। लेटर वी शेल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। आगे हम लोग इसी चैप्टर में सर्कुलर मोशन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है इस बात पे भी बात करी जाएगी, ठीक है। चलो यार, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्टिविटी डिस्कशन वेदर द वॉल्स ऑफ अ क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो बेसिकली जो हमारी क्लासरूम है, ठीक है, कि जो वॉल है वो क्या है, रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है। देखो, अगर तुम वॉल को देखोगे तो वॉल तो एक जगह पे क्या है, फिक्स है ना। अगर तुम अभी बैठ के देखोगे तो वॉल क्या एक जगह पे फिक्स है, क्या है, एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। और अब तुम बात करोगे कि जब तुम बाहर से देखोगे, ठीक है, बाहर से देखोगे, ठीक है। मान लो ऐसी कोई खिड़की होगी तुम्हारी क्लासरूम में, ठीक है, जहां से तुम्हारी क्लास की वॉल्स दिखती होंगी प्रॉपरली बाहर से खड़े होने के बाद, ठीक है। या बाहर से कोई गाड़ी से जा रहा होगा तो अगर वो व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और वो बाजू में देख रहा है तो उसको खिड़की से तुम्हारी क्लास की वॉल्स भी दिखेंगी। तो उसके लिए वो वॉल्स कैसी होंगी, मूविंग, कैसी होंगी, कैसी दिखने वाली है उसको, मूविंग दिखेंगी। आ रही है बात समझ। बेसिकली नॉर्मली, तो अगर हम नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें कि खड़े होकर अपन लोग नॉर्मल क्लास में ही खड़े होकर या बाहर खड़े होकर ठीक है देख रहे हैं वॉल्स को, तो अपन बोलेंगे कि वॉल्स क्या है, रेस्ट पर, क्या है, रेस्ट पर। आ रही है बात समझ, क्योंकि वॉल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रही है बात समझ, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होने वाला, दैट्स व्हाई ऑल आर एट रेस्ट, ठीक है। और वही अगर हम बात करें, अगर हम बाहर से बस से जा रहे हैं और अपन क्लासरूम की वॉल्स को देख रहे हैं, मान लो भाई खिड़की से किस्मत से दिख गई है, वहां से दिख रही है मान लो, तो बस जो है वो मूव कर रही है, किसको दिखेगा ये, जो बाहर खड़ा हुआ है, अपने को क्या लगेगा कि आजू बाजू की चीजें मूव कर रही हैं। तो जब तुम उस बिल्डिंग को देखोगे, वॉल्स को देखोगे उसकी, तो वो अपने स्कूल की, तो वो भी तुमको कैसी दिखेगी, मूव करते हुए दिखेगी। तो यार ये सब कुछ कैसे किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। आ रही है बात समझ। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? ठीक है, बेसिकली हाँ, जो ट्रेन है वो हिलती है ना ट्रेन, ठीक है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो ट्रेन है वो क्या है, while it is at rest। अरे 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 सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। ये बोल रहे हैं कि क्या कभी तुमको ऐसा फील हुआ कि जो ट्रेन है वो रेस्ट पर है, पर तुमको कैसी दिख रही हो वो, मूव पे, विच यू आर सिटिंग टू मूव वाइल इट इज एट रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट पर है बट वो मूव करते दिखाई दे रही है। देखो ये है ट्रेन ए, अपन अपन बात करते हैं, ये है ट्रेन ए और ये है ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन ए ये है और ट्रेन बी ये है, ठीक है। ट्रेन बी में तुम बैठे हो, ये क्या है, रेस्ट पर, क्या है ये, रेस्ट पे, और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ट्रेन छोटी मोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, ट्रेन छोटी मोटी तो होती नहीं, बहुत बड़ी होती है। तो ना अगर तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या हो, बैठे हुए हो, ठीक है, और ये ट्रेन यहाँ से तेजी से जाएगी ना, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों की ही तुमको कैसी फील होती हुई दिखेगी, टाइम के साथ चेंज होती हुई फील होएगी, टाइम के साथ चेंज होती हुई फील होएगी, बट होगी नहीं, बट होगी नहीं। समझ गए बात को, यही यही एक्सपीरियंस, ठीक है ना। बेसिकली क्या एक्सपीरियंस है कि जब तुम ट्रेन में बैठे हो और बाजू से कोई बहुत तेजी से चलती हुई क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो तुमको लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन मूव कर रही है, जबकि कर कौन सी रही है, सामने वाली। समझ गए बात को, है ना, कभी ऐसा हुआ भी होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला इन्होंने, थिंक एंड एक्ट, ठीक है। वी समटाइम्स आर endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि बेसिकली कभी कभी हमको अपने आसपास का मोशन देखकर डर भी लग जाता है, ठीक है, अगर जो मोशन है वो क्या हो, एरेटिक हो और अनकंट्रोल्ड हो, ठीक है ना। एरेटिक का मतलब क्या होता है और अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यार एरेटिक का मतलब होता है अनियमित, अनियमित, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड, ठीक है, जैसे कि फ्लडेड रिवर का होता है, हरिकेन और सुनामी, ठीक है ना। अच्छा, on the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as generation of hydroelectric power. ठीक है, do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and to learn to control them? ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या erratic motion जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको क्या आपको लगता है कि जो erratic motion है उसके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यार बेसिकली ऐसा है कि हाँ, हमको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लडेड वाटर, बेसिकली जब फ्लड आता है तब कितना ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, जब सुनामी आता है, हरिकेन आता है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। तो बेसिकली अगर अपन कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों के, बेसिकली ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड मोशन को, तो बेसिकली अपन कई सारे डैमेज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसीलिए क्या है, ये बहुत जरूरी, ठीक है। तो यार आज जो लेक्चर था वो पूरा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिकली इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ा अपन लोगों ने, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा अपन लोगों ने, ठीक है। तो यार होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यार समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अब मिलेंगे अपन यार नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन डिस्क्राइबिंग मोशन, बेसिकली मोशन को किस तरीके से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, ठीक है। तो यार बस चलो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अपने मम्मी पापा से प्यार करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका ख्याल रखो यार, ठीक है ना। बाकी कुछ भी खास इंपॉर्टेंस नहीं है जिंदगी में उन दोनों के अलावा, ठीक है। चलो यार, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।